क्वेश्चन नंबर 33 तक तो देखिए हम लोग पहले ही कर चुके थे। x इज इक्वल टू वाई तक का जो क्वेश्चन हुआ था वो लास्ट में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। आज हम लोगों को इसके आगे थोड़ा सा करना होगा। 34 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है तो इससे मेरे में कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर एक व्यूज़ से एक बच्चा भी अगर देख पा रहा है और उसी का अगर भला हो रहा तो भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और जहाँ तक बात है बहुत पहले वाले वीडियो का, तो पहला वाला जो वीडियो है उस पर कम से कम 100 व्यूज़ के आसपास तो शॉर्ट्स में गया है और ऑन एन एवरेज अगर हम देखे जाए तो 15 से 20 व्यूज लगभग जा रहा है। तो मेरा ये बोलने का खास करके मतलब ये था कि अगर आप इस वीडियो को मतलब शुरू में देख रहे हैं तो उम्मीद आपसे ये कि अगर हम मेरे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये कहना है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और शेयर कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं तब तो मुझे आपका नाम पता चल जा रहा है। कमेंट्स में अगर जगह का नाम भी बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपके लिए एक बात और ये भी कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो क्योंकि सब्सक्राइब करते समय किसी किसी का तो नाम दिख जाता है मगर हर एक का नाम नहीं दिखता। तो जहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक कमेंट्स कर दीजिए उसी वीडियो के नीचे कि हम इस जगह से हैं, इस जगह से हैं या फिर इस स्टेट से हैं वगैरह वगैरह, तो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। अपना एड्रेस देने के लिए नहीं बोल रहे हैं पूरा प्रॉपर, मगर हाँ बोल दीजिएगा तो हमको काफ़ी अच्छा लगेगा, बस इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बोल रहा है डिस्टेंस फार्मूला है। जो बच्चा इस वीडियो को अभी भी देखना शुरू कर रहा होगा उसके लिए ये है कि हम लोग अभी तक में डिस्टेंस फार्मूला पे ही सारा का सारा काम कर रहे थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, वो होता है ए बी इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो सिंपली लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जहाँ पे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना ही सा मामला होता है। किसी भी 2 पॉइंट के डिस्टेंस को फाइंड करने का यही एक तरीका हो सकता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किए और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किए। आपसे ये ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि मेरा अब तक आपको आई बटन अगर वगैरह पे दिख गया होगा तो कम से कम फर्स्ट वीडियो जो होगा मेरा थोड़ा सा उसका जो थंबनेल है वो बड़ा महाभयंकर टाइप का दे दिया गया है, तो उसको देख करके आइए। उसके बाद अभी अगर आप यहाँ से कैच करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है इफ़ Q 0,1 is equidistant from point from P 5,3 and R x, 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है if पॉइंट Q, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए पॉइंट Q होगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है आपका 0,1 का, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 5,-3 का। यहाँ पॉइंट आर है, हालांकि इक्विडिस्टेंस दिख नहीं रहा मगर आप इसको मान लीजिएगा कि इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, मैथ में वैसे भी बहुत कुछ हम मान के ही काम कर लेते हैं। आर के बारे में बोल रहा है ये x,6 होगा, x,6 है तो 0,1। तो आप यहाँ पे मैं आपको मैथ बनाने के लिए बोला गया है, ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो जिस जगह पर डिस्टेंस आपका सेम दिखाई देगा उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे एक मैथ बना कर दिखा दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि आपको ये समझ में आ सके, जो पहले बार देख रहे होंगे वीडियो को, कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो P से Q का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे और फिर Q से R का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि आपके पास जो साइड आ रहा था उस साइड का क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो क्या रिजल्ट बनेगा आपका, PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसके अलावा क्या करना है, P से Q का डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला भी आप यहीं पे लिखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब आप क्या करना है, मैथ बनाना शुरू करना है। तो मेरे पास तो स्पेस नीचे की तरफ है मगर दिखेगा नहीं या फिर कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाएगा, मगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं PQ का, तो हम लोग क्या बोलते हैं P ये है Q ये है, यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे रूट नहीं देंगे, रूट यहाँ पे लगा हुआ है मगर यहाँ पे PQ निकाल रहे हैं तो रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है √x का होल स्क्वायर, तो इसको आप कैसे समझेंगे, x लिखें पावर में 1/2, और पावर में हमेशा पावर अगर रहेगा तो वो दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, मेरे पास क्या बचेगा, केवल x बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ वो और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर सेम होगा। जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब ये स्क्वायर रूट का ये स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो कैंसिल आउट होकर के मेरे पास जो नंबर रहेगा वो एज इट इज़ ही बचेगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे लिख लीजिए 25 + 3
और यहाँ पे -1 -3 -1 -4 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो मेरे पास ये निकल गया 41 का। अब आपको क्या करना है, R से Q का फाइंड करना है, या Q से R फाइंड कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस x - 0 तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा कहानी है कि ये x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 41 के, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है। अगर हम इसको इस तरफ माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने पे 25 ही तो आ रहा है ना, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। x का वैल्यू आपके पास में निकल के क्या आ जाएगा +-4 का। ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी आपसे x का ही वैल्यू पूछ भी रहा था, और x का वैल्यू आपके पास में अगर आ गया तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है। अचानक बोर्ड को वाइट देख करके चौंकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पॉज किया गया था वीडियो को, ताकि बोर्ड को रफ करने में लगने वाला टाइम को थोड़ा सा बचाया जा सके, वरना वीडियो क्या होता है इससे लंबा हो जाता है। हालांकि बोलने में टाइम लग गया, मगर अगले बार से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 34 में निकाल चुके थे, x का क्या वैल्यू आएगा। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो डिस्टेंस ही पूछ रहा है, Q की जगह x की जगह पे +-4 रख के देखेंगे। जो भी डिस्टेंस आएगा वो आपका दोनों जगहों पे दोनों तरीके से बनाना होगा आपको, +4 में भी बना के दिखाना होगा और -4 में भी बना के दिखाना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y। P पॉइंट बोल रहा है 0, P पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा। P पॉइंट का जो वो लिखा हुआ है वो दिया हुआ है पर 2, -3 का, और Q पॉइंट कहीं पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 10, y का। और इन दोनों पॉइंट के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस लिखा हुआ है 10 यूनिट का। 10 यूनिट का इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो बहुत साधारण सा बात नहीं है, डिस्टेंस में तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे फॉर्मूला के साथ, इज इक्वल टू 10 होगा ये डिस्टेंस। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास में चूंकि एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो इसका वेरिएबल भी जो निकलेगा दो तरीके से निकलेगा। अगर इसका स्क्वायर करने पे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आता है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, x इज इक्वल टू -b ± √b² -4 AC अपॉन में 2a। ये आपका फॉर्मूला लगेगा, या नहीं तो फिर ये मिलिटन स्प्लिट में टूट जाएगा, जहाँ पे ये लिख के बता देते रहे ax² ay के फॉर्म में ना, ay² + by + c। कहने का ये मतलब है कि ay में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में होगा तो इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा। a रिप्रेजेंट करेगा कोफिशिएंट ऑफ y² को, b रिप्रेजेंट करेगा कोफिशिएंट ऑफ b को y को, और c रिप्रेजेंट करेगा किसी कांस्टेंट टर्म को। तो देख करके आप वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, और वरना मिलिटन स्प्लिट तोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में अगर बात करें तो बोल रहा है इफ़ द पॉइंट P k, -1, 2 पॉइंट आपके पास में है, P पॉइंट है वो k -1, 2, यानी कि ये एक अलग पॉइंट है और ये एक अलग पॉइंट दिया हुआ है। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A पॉइंट है 3, k का, और B पॉइंट है k, 5 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे बहुत साधारण से बात पूछ रहा है आपसे कि दो पॉइंट लिखा हुआ है, P से इसका डिस्टेंस और B से इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल लिखा हुआ है। तो ठीक है, मेरे पास में अगर डिस्टेंस इक्वल है तो जैसा अभी मैथ बनाए थे, P A निकालेंगे, P B निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल के तौर पर हर जगह आपको k ही दिख रहा है, तो k की ही फॉर्म में इसका जो है हमेशा आंसर भी k के ही फॉर्म में आएगा, किसी और फॉर्म में नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में अगर बात करें तो बोल रहा है इफ़ द पॉइंट A 0, 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B इतना एंड इतना। ठीक है, आपके पास में एक पॉइंट A लिखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 0, 2 का, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है B का जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 3, P का, और एक पॉइंट लिखा हुआ है C जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है P, 5 का। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों सेम लिखा हुआ है, तो इसमें से केवल वेरिएबल क्या आएगा, P ही आएगा। जैसा आप इससे पहले वाला मैथ बना रहे होंगे वैसा का वैसा आप इसको भी बना लेंगे। देखिए मैथ बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत टफ मैथ नहीं है इसमें, तो हम इसको बना के नहीं दिखा रहे हैं, और यही सब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आगे आपका काम भी आएगा। क्योंकि
जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें ये कि आपको सॉल्यूशन तो इसका कहीं पे भी इंटरनेट में मिल जाएगा। जो समझाने का काम जो है वो हम लोग क्या करते हैं, क्लास में करते हैं, और बच्चों से भी यही बात बोलते हैं, जो नहीं बनेगा वो पूछ लेने के लिए। अगर आपको सच में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए, उसका आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा, या नहीं तो फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए। इससे अधिक हम लोग क्या ही फ्रीडम दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बोल रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो समझाने वाला पार्ट है वो हम काम कर दे रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रिलेटरल को बहुत अलग अलग पार्ट में तोड़ा गया। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल और इक्वल होगा। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा। कहने का ये मतलब है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल भी, और ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल दोनों होगा। मगर डायगोनल्स इसका क्या होगा कि डिफरेंट होगा। इससे पहले भी ये मैथ बहुत बार पूछेगा, तो यहाँ पे ये बता दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, डायगोनल D1 और D2 अलग अलग आएगा। रेक्टेंगल में क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, 90 डिग्री तो होगा ही होगा, मगर यहाँ पे एंगल के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एंगल निकाल पाना संभव नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि डायगोनल्स D1 निकालेंगे, ये डायगोनल D2 निकालेंगे, दोनों का डायगोनल निकाल लेंगे। अगर वो सेम होगा तो उस कंडीशंस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। उसी तरह से रोम्बस और स्क्वायर के बारे में भी है। रोम्बस के बारे में अगर हम बात करें तो रोम्बस में भी क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, यानी कि ये साइड इसके, ये साइड इसके, और ये सारा साइड आपस में इक्वल आ जाएगा। डायगोनल्स इसमें भी क्या होगा, अनइक्वल होगा, यानी कि D1 और D2, क्योंकि नाम ही हम क्या बोल रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं। जब नाम हम अलग अलग बोलेंगे इसका बहुत साधारण सा मतलब निकला कि ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस का होगा। तो रोम्बस के केस में एडजेसेंट इक्वल होगा, स्क्वायर में भी क्या होगा कि साइड साइड इक्वल होगा। मगर स्क्वायर में और डायगोनल्स में मतलब रोम्बस में जो डिफरेंसेस है वो इसके डायगोनल्स को लेकर के ही है। इसमें डायगोनल्स अनइक्वल होता है, अलग अलग आएगा, जबकि रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डायगोनल्स हमेशा सेम आता है, ठीक है। एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे, वरना ये भी 90 डिग्री का, वो भी 90 डिग्री का, एंगल में 90 होगा, मतलब वो सब तो बात करेंगे ही करेंगे, मगर अभी अभी ये समझते हैं। ट्रेपेजियम के बारे में बात करें तो ट्रेपेजियम में ऐसा हो सकता है कि आपके पास में दो पैरेलल साइड दी, मतलब ये और ये तो पैरेलल होगा ही होगा। ये हो सकता है कि ये इस साइड की इक्वल हो, या कभी कभी 90% चांस में ये देखा भी गया कि ये दोनों साइड अनइक्वल भी हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है कि दो अपोजिट साइड का पैरेलल होना, डिस्टेंस उसका इक्वल नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे यही वो सवाल पूछ रहा है कि आपके पास में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, बेसिकली 4 पॉइंट दिया हुआ है। 38 के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो ए का पॉइंट लिखा हुआ है -1, -2, बी का पॉइंट लिखा हुआ है 1, 0, सी का पॉइंट लिखा हुआ है -1, 2 और डी का पॉइंट लिखा हुआ है -3, 0। आपसे ये बताना है कि यह आखिर किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो डायगोनल्स वगैरह तो निकाल के सब में चेक करना होगा कि आखिर वो बनेगा क्या। तो पैरेललोग्राम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, या फिर स्क्वायर बन रहा है, या फिर ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ये कर लीजिएगा। दूसरा वाला पार्ट में बोल रहा है, ए पॉइंट लिखा हुआ है दूसरे सेकंड पार्ट में, ए का पॉइंट लिखा हुआ है -3, 5, बी का पॉइंट लिखा हुआ है 3, 1 का, सी पॉइंट लिखा हुआ है 0, 3 का, और डी पॉइंट लिखा हुआ है -1, -4 का। आपको कुछ सेम ही चेक करना है, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए सी और बी डी सबका डायगोनल्स के सहित फाइंड करेंगे। जो जिसके इक्वल आएगा उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि ये मेरे पास में फॉर्म क्या कर रहा है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट बोल रहा है, एक पॉइंट है ए 4, 5 का, ए पॉइंट जो है वो है 4, 5 का, बी पॉइंट है 7, 6 का, सी पॉइंट है 4, 3 का, और डी पॉइंट है 1, 2 का। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए पॉइंट को, जो बोल रहे हैं क्या लिखें, 4, 5, बी पॉइंट है 7, 6, सी पॉइंट है 4, 3 और डी पॉइंट है 1, 2 का। अगर आप इसको कॉपी करके सारे का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तभी तो आप ये बता पाएंगे ना कि आखिर इसमें से वो फॉर्म करवा क्या रहा है ए बी सी सी डी। और हाँ, बहुत से बच्चे इसमें एक गलती जहाँ पे वो करता है वहाँ पे गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ए यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे लिखा, सी यहाँ पे लिख दिया और डी यहाँ पे लिख दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा आपका। आपको एग्जाम्स में पता भी नहीं चलेगा कि ए बी सी डी के चक्कर में और ये गलत हो जाएगा। हमेशा सीक्वेंस पे करिए, ए बी। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं बना के आना। तो बनेगा कैसे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसे बना के आइएगा हमेशा एक सीक्वेंस में। एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी बनाना है बनाइए, मगर ये एक सीक्वेंस के तहत बनाइएगा, वरना यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा आपका गलत आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अब तक में ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर के बीच का मोटे डिफरेंसेस क्या है। अब आपके सामने वापस से बोर्ड साफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, ठीक है।
देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि जहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को बेसिकली 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये हम लोगों को पढ़ना है 11th क्लास में, मगर पता नहीं क्यों यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मेरे पास में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7,1 एंड 3,5 का। ठीक है, तो इस जगह पे एक पॉइंट है मेरे पास में, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ए लिखा हुआ है जो है 7,1 का, और ये पॉइंट बी है जो लिखा हुआ है 3,5 का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो इसमें हम लोग को कुछ चीज़ों को समझना होगा कि मेरे पास में आखिर ये जो पॉइंट आएगा वो तो एक 90 डिग्री का होगा ही होगा। तो पहले इसका मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं कि आखिर मिड पॉइंट आएगा क्या। सबसे पहले काम ये करते हैं, इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को बोलेंगे और साथ में ये बोल देंगे कि आप इसको याद रख लीजिएगा, जैसे कि लाइन का इक्वेशन, स्लोप का इक्वेशन, क्योंकि स्लोप वगैरह हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना, पता नहीं ये यहाँ पे क्यों पूछ दिया जा करके। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दो नंबर के बीच का मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं जब हम उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है, 7 लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, 7 + 3 क्या आएगा 10। 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये मीन वैल्यू जो होगा इस वाले पॉइंट का वो क्या दिख जाएगा आपका 5 का। 1,5 करेंगे तो क्या आएगा 6 का, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 3 का। यानी कि इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आना था वो आपका क्या कोऑर्डिनेट आकर के रेडी हो गया वो कोऑर्डिनेट आपके पास रेडी हो गया 5,3 का। तो मेरे पास में एक काम हो गया। अब हम लोग जो अगला जो स्टेप बोलने वाले हैं वो थोड़ा सा समझने में अटपटा लग सकता है। मान लीजिए मेरे पास में ये पॉइंट, ये लाइन जो M1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आपको ये समझना होगा कि M1 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस कंडीशन में दिया हुआ होगा उस कंडीशन में M1 × M2 = -1 होगा। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग इसके स्लोप वगैरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करें अगर, तो पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए इस चीज़ को, वरना M1 × M2 = -1। ये इस केस के लिए ही एप्लीकेबल हो केवल, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बोल रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता तो फिर ये केस एप्लीकेबल ही नहीं होता। फिर ये पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7,1 एंड 3,5 का। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें आपको ये समझना होगा कि M1 निकालने का जो तरीका था, क्योंकि मेरे पास में लाइन अगर हम इसको M1 बोल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों पॉइंट इसका दिया हुआ है। तो M1 निकालने का जो तरीका होगा वो होगा y2 - y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। तो पहले M1 ही निकालते हैं, जिससे मेरे पास में क्या आ जाएगा M1 निकाल लेते हैं। y2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग y2 यहाँ पे बोल देते हैं। तो 5 - 1 अपॉन, क्योंकि -1 ही करना है, अपॉन x2 लिखा हुआ 3 - 7, यानी कि 4 अपॉन -4 विच इज़ इक्वल टू -1। यानी कि M1 का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया -1 का। देखिए ये मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को 10th क्लास में इसको पढ़ना ही नहीं है। स्लोप वगैरह के बारे में हम लोग तब बात करते हैं। स्लोप मतलब क्या, ढलकाव जिसको बोल सकते हैं। जैसे कि आपके ऊपर से स्केटिंग करने वाला एक नीचे की तरफ ढलकने वाला एक झूला में आप बैठे होंगे, क्या तो उसका नाम बोलते हुए ध्यान से भी उठता रहा है, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्लोप। तो स्लोप को फाइंड करने के लिए हम M1 बोल दिए, नाम उसका दे दिए। तो M1 को जब भी आप M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नाम M2 कौन है यहाँ पे, ये है M2, ये है M2 को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तब उस कंडीशन में जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो प्रोडक्ट हमेशा ऐसा क्या आता है -1 के इक्वल आता है। ये प्रूफ्ड चीज़ है, 11th क्लास में पढ़ना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो M1 यहाँ पे आ गया -1 का। तो M2 निकालने के लिए क्या करना होगा, M2 लिखें, -1 यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये और ये कहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। M2 क्या बचेगा इसका 1। अच्छा एक बात और, यहाँ पे बहुत से बच्चे इसको काट करके 0 कर देता है, तो आप वैसा गलती मत कीजिएगा, वरना सारा का सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो लास्ट में जो एक बात समझना है कि आपको कभी भी किसी भी लाइन का जब इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, लाइन का स्लोप का जब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, लिखते हैं लाइन के स्लोप का इक्वेशन निकालने का जो तरीका होगा वो होगा y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, लाइन को निकालने का जो तरीका होगा वो होगा y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1। अब आपके पास में ये निकल के तैयार हो गया, जहाँ पे y1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस 3 और 5 बोल दे रहे, 5 और 3 वाले को। ये होगा आपके पास में y1 और
y1 हो जाएगा 3 और x1 जो होगा वो हो जाएगा 5 का। ठीक है, वैल्यू को पुट कर देते हैं जो भी आएगा। यहाँ पे m का जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास में क्या आ रहा है 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं y -3 इज़ इक्वल टू 1, x माइनस x1 है आपका 5 का। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y -3 इज़ इक्वल टू x -5। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस वाले को इधर लेते आते हैं, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। आपसे वो इक्वेशन ही पूछ रहा था कि फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास में इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि जब तक इक्वल टू का साइन आएगा नहीं तब तो वो इक्वेशन फॉर्म करेगा नहीं, और जब इक्वेशन फॉर्म करेगा नहीं तो फिर ये आगे का काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। हालांकि इसमें देखिए समझाने लायक कुछ तो था नहीं मेरे ख्याल से। ये मेरे ख्याल से आप पहली बार देखे होंगे, लाइन की इक्वेशंस के बारे में बात करें, इस वाले लाइन को भी अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये भी आप पहली बार ही देख रहे होंगे बोर्ड पे, किसी भी जगह पे पहली बार ही देख रहे होंगे। अगर बहुत सा बच्चा अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो पहले से ही बना के रखा हुआ है इन सब सारी चीज़ों को, तो उसके लिए तो भाई उसका तो बात ही अलग होता है। वो सब तो फिर जो ओलंपियाड वगैरह लाइक बच्चा हो उसके लिए इसे तो पहले से ख़त्म किया हुआ था। ठीक है, तो खैर, तो उसके वो एक्सेप्शनल बच्चा होता है। वैसा तो मेरे ख्याल से 10-15 स्कूल में एक बच्चा मिलता होगा, ये कहानी होता। खैर, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 आर टेकन इन ऑर्डर, मतलब कि लगातार लिया गया है ABCD ऐसा। फ्रॉम ए रॉम्बस टेकन फ्रॉम ए रॉम्बस से लिया गया है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया फाइंड करने के लिए मेरे ख्याल से पिछले क्लासेस में भी बताए थे, आज फिर से बोलते हैं। अगर आपको एरिया रॉम्बस का फाइंड करना है तो बहुत साधारण सा बात है कि रॉम्बस में अभी ये बताएं कि मेरे पास में सारे साइड्स क्या आएगा, इक्वल आएगा। हर एक रॉम्बस को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके डायगोनल्स को फाइंड कर लीजिए। एक का डायगोनल्स का नाम D1 दे दीजिए और एक का नाम दे दीजिए D2, और फॉर्मूला लिख दीजिए हाफ D1 × D2। बचपन में पढ़े होंगे मेरे ख्याल से 9th में पढ़ना है या फिर 8 में भी शायद पढ़ना है इस चीज़ को। तो अगर आपको उस वक्त से तैयार अच्छा होगा तो इस फार्मूला को आप नहीं भूले होंगे, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ना नहीं है इस फार्मूले को और इसका यूज़ करने के लिए बोला है, तो आपके दिमाग से स्लिप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है इन द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए डेस्क इन ए क्लासरूम 3 स्टूडेंट्स रोहिणी, संध्या एंड बीना आर सीटेड एट ए है पॉइंट आपका 3,1 पे, 3,1 जो बीना का पॉइंट है, रोहिणी संध्या ये रोहिणी का पॉइंट था, जो बीना है वो है कोसा कोऑर्डिनेट है 6,4 का, और जो सी पॉइंट है वो पॉइंट है आपका 8,6 का, 8,6 का ये सी पॉइंट है। अब आपसे ये पूछ रहा है डू यू थिंक सीटेड इन ए लाइन, क्या अब आपको लगता है कि ये लाइन में बैठा हुआ होगा। आप जैसे कि किसी भी अपने क्लासरूम में जाइएगा, मान लीजिए क्लास रूम में एंटर किए, कोई बच्चा कहीं पे बैठा हुआ है, तो आप उसके बारे में ये बात कैसे बोलिएगा कि बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है। तो एक्सिस के बारे में, बच्चा हवा में तो है नहीं, बच्चा तो प्लेन ज़मीन पर ही होगा। तो मेरे पास में एक लेंथ को बोल देते हैं एक्स, या लेंथ को वाई बोल दीजिए, और ब्रेथ को एक्स बोल सकते हैं, तो एक्स बोल दीजिए, वाई बोल दीजिए, किसी को एक एक्स और किसी को एक को वाई बोल दीजिए। अब आप सोच करके देखिए कि हम लोग जो है सो मेरे पास में ये क्लासरूम है, सपोज कर लेते हैं ये इस तरह का कुछ क्लासरूम है, टीचर यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का अपना अपना प्लेन है ना, हर एक बच्चा तो अपने प्लेन में बैठा हुआ है, जा करके अपने प्लेन में बैठा हुआ है। अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ से कोई देखेगा तो वो किसी न किसी खास एक्सिस पे ही होगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास ए का जो पॉइंट है वो लिखा हुआ 3,1 का, बी का 6,4 का और सी का 8,6 का। अगर ये लाइन सारा का सारा सही है तो अब आप ये बताइए कि क्या ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से स्ट्रेट लाइन तो फॉर्म कर नहीं सकता है। तो 3 पॉइंट के स्ट्रेट लाइन में होने का बहुत साधारण सा मतलब ये है कि ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से सी का डिस्टेंस। अगर ये आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों को तीनों स्ट्रेट लाइन में है। क्यों? अब ये सोच के देखिए ना कि ट्राइंगल्स के बारे में भी हम लोग ये पढ़े थे कि मेरे पास में ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ए से बी चलेंगे, बी से सी जाएंगे, तभी तो हम ए से सी पहुँचेंगे डायरेक्ट ना। तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब है कि हम लोग ए सी तक पहुँच जाएंगे। दूसरा बात, ट्राइंगल्स के बारे में जो अभी हम लोग बोल रहे थे, इससे पहले हम लोग पढ़े थे
वो ये पढ़े थे कि मेरे पास में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। इससे पहले भी हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसी वाले एक्सरसाइज में ही बात किए हैं। ए से बी का डिस्टेंस अगर निकालेंगे, ए से बी का अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लें तो मान लीजिए ये 3 का है, सेम एग्जाम्पल देते हैं, 3, 4 और ये 5 का। 3 + 4 करेंगे तो हमेशा थर्ड वाले से क्या आएगा, बड़ा आएगा। किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो वो थर्ड वाले से बड़ा आएगा। दो साइड ये पकड़ लीजिए, इससे बड़ा हो गया, इन दोनों को पकड़ेंगे, इससे बड़ा हो जाएगा। अगर हम डिफरेंसेस निकालेंगे तो थर्ड वाले से छोटा आएगा। 5 - 4 3 से छोटा है, 5 - 3 4 से छोटा है। जो डिफरेंसेस आएगा वो यानी कि 2 का डिफरेंस इससे तो छोटा हुआ। तो हम लोगों को अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे मान लीजिए 3 की जगह पे अगर यहाँ पे 1 रख दें तो मेरे पास 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो ट्रायंगल नहीं बना पाता था। बहुत कम बुक इस तरह के डिस्कस को पहले ही बचपन में बताता है। वो इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि उसको शायद वो लिखना भूल जाता है, ये पता नहीं क्यों उस चीज़ को वो मेंशन ही नहीं कर पाता। क्यों मेंशन नहीं करता, क्योंकि 4 + 1 करेंगे अगर वो 5 के इक्वल होगा यानी कि वो इस फॉर्मेट में काउंट होगा। दो डिस्टेंस को ऐड किए और तीसरे के बराबर आ गया, ये उसी कंडीशंस में होगा जब वो स्ट्रेट लाइन होगा। को लीनियर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, को लीनियर का मतलब एक ही प्लेन में एक ही स्ट्रेट लाइन में होना। तो अगर ऐसा होगा, एक प्लेन तो नहीं बोलेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में होना। तो अगर आपके पास में ये कंडीशन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये वो स्ट्रेट लाइन को फुलफिल करेगा। तो मेरे ख्याल से अब आप इस बात को समझ गए होंगे अगर अच्छे से, तो आपको बस डिस्टेंस ही फाइंड करना है। डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिएगा। वापस से एक बार आपको पॉज। अब अगले क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2। अब वाई एक्सिस के बारे में अगर बात करेगा तो बहुत साधारण सा बात नहीं है कि अगर हम वाई के बारे में बात करें, मान लीजिए इसी पॉइंट के बारे में, तो 0, y आएगा क्योंकि एक्स तो होगा ही नहीं इस वाले पॉइंट पे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5, -2, यहाँ से 5, -2 यहाँ पे, और एक पॉइंट बोला है वो -3, 2 यहाँ पे रख लेते हैं, -3, 2। ये दोनों का डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है। तो आपके पास में y के अलावा कोई और वैल्यू दिख कर रहा है तो सिंपल से इसमें वही काम करना है कि डिस्टेंस निकालेंगे, ये इक्वल रखेंगे, इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है इन ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। देखिए इस मैथ को वैसे तो मतलब पहले ही बताया गया है, कुछ खास तो है नहीं, मगर फिर भी बना दे रहे हैं क्योंकि इसमें x और y के बीच में रिलेशन के बारे में पूछ रहा है। बस आपसे क्वेश्चन को घुमा के वो पूछ रहा है। पहले क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था आपसे साधारण तरीके से कि x = y होगा या नहीं होगा। अब वो पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच रिलेशन क्या आएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है आपका फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y is equidistant from point 3, 6 and -3, 4। यहाँ से इस पॉइंट का और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल लिखा हुआ है। तो सपोज़ कर लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। हालांकि आपको यहाँ पे देना चाहिए था, ये ज़्यादा सही तरीका होता है, मगर कोई बात नहीं, इक्वल रखने के लिए AB = AC। तो हम लोग यहाँ पे बस कुछ फार्मूला वगैरह नहीं लिख रहे हैं, बस आपको बताने के लिए कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ये करेंगे। क्योंकि उधर में शायद आपको दिखे ना, एक सेकेंड जैसा कैमरा चेक कर लिया जाए, तो बहुत ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मगर हाँ एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि इसको हल्का सा ना लेफ़्ट ही करके बना देते हैं यहाँ पे, उस जगह पे अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिएगा। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई किसी से कट नहीं रहा तो लिखिएगा x² प्लस 9 - 6x प्लस y² प्लस 36 - 12y इज इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 - 8x। a - b का ही होल स्क्वायर लगा है एक जगह को छोड़ करके, तो जो भी आपके पास कैंसिल हो सकता है मेरे ख्याल से x² y² तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, काट दीजिए। आपके पास बचा क्या है, x वाले जितने भी टर्म है उस टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो -6x वहाँ से -6x आ गया, -12y यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे y होगा,
और यहाँ से +8y, ठीक है। यहाँ से x इसका आ गया, यहाँ से x उधर से उठा के लेते आए, यहाँ पे y यहाँ पे और y आ गया। अब 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, 36 ये लिखा हुआ है, तो हो गया आपके पास में -45 मेरे ख्याल से, +9 और ये 9 कट जाएगा, उसके लिए ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 36 यहाँ लिखा हुआ है, 16 यहाँ लिखा हुआ है, तो 16 ऐसे कर दीजिए, देख लीजिएगा कहीं कुछ गलत नहीं होना चाहिए। 12x - 4y = -20, ठीक है। माइनस अगर हम सब में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x -4y कॉमन ले लेंगे, सॉरी -4 कॉमन लेंगे तो 3x बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा y और = 5, और सब में से लिए हैं तो इक्वल टू के इस तरह भी मल्टीप्लाई 4 होगा, उधर भी 4 × 5 होगा, 4 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास में x और y के बीच का जो रिलेशन पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 43, वो आपके पास में निकल के रेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x यहाँ पे x + 3y, सॉरी 3x + y = 5 का ये बन के रेडी हो गया। तो ठीक है, ये बन गया आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। 44 वाले में बोल रहा है इफ़ ए पॉइंट a 0,2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स b 3, p एंड c p,5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो साधारण तरीके से बात है, ये भी मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसके पास कुछ खास क्वेश्चन बचा नहीं, यही देखिए, यही आपका फ़ायदा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को 15, 20, 25 क्वेश्चन को बना लेते हैं ना, तो आपके पास में एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि अब मेरे पास जितने भी तरह का क्वेश्चन आएगा उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये उसी मेहनत का फल है कि लास्ट आते आते आपको ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी रियलाइज होना शुरू हो जाता है। अगर हम एक क्वेश्चन को छोड़ दें इसमें, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा और बहुत बार बोल चुके हैं, जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 39 को छोड़ करके हर एक क्वेश्चन आपके पास में आसानी से बन रहा होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 तक कहीं वीडियो रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो शायद कोई बाद में, अभी तो कर कोई देख नहीं रहा, मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाना अपने ऊपर में किसी और के ऊपर में, मगर हाँ अभी तो कुछ खास व्यूज़ जा नहीं रहा, 5, 6, 10 व्यूज़ ही हैं, मगर हाँ उम्मीद करते हैं कि वक्त के हिसाब से चीज़ धीरे धीरे ठीक होगा। आप लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो वापस से देखिए, समझिए, और जो कुछ मेरे में गलती हो वो भी बताइए, क्योंकि कैमरा फेस करना मेरे जीवन में ही पहली बार है, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और छोटे ड्यूरेशन का जानबूझ के वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अलग अलग पार्ट में आएगा, ये मेरे ख्याल से 5वां पार्ट है, एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग 57 तक कंप्लीट कर लेंगे, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़िए मगर लगातार पढ़ते रहिए, बहुत फ़ायदा करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच इतना वक्त कीमती देने के लिए अपना।